दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा भाग। इसके 3 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा और बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राज्य व्यवस्था खंड से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको कोई समस्या न हो। दोस्तों ये श्रृंखला विशेष रूप से रिवीजन या दोहराने के लिए शुरू की गई है, ताकि आप परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इकट्ठा दोहरा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम संसद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो का ये पहला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है? तो ये संपूर्ण भारत पर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी कौन होता है? तो दोस्तों जब कंपनियों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो डायरेक्टर, प्रबंधक और सचिव सभी उत्तरदायी होते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसाओं से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। सामाजिक अधिनियम क्या है? तो एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटोकॉल ऑफ सिविल राइट्स और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सभी सामाजिक अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के विशेषाधिकारों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो पहला है, उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। दूसरा है, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता संघ में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये सभी उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871। दोस्तों ब्रिटिश शासन में ही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ? 30 जनवरी 1990 से। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति अपराध अत्याचार निवारण अधिनियम में जो नियम या कानून बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम कितना दंड का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये दंड जो है वो 1 वर्ष कम से कम दंड का प्रावधान किया गया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो है वो सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय भी निर्दिष्ट कर सकती है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो आधारित है वो संरक्षा विभेद के अधिकार पर आधारित है। ये जो अधिनियम है दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ये राज्य सरकार को है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय उपधारित कर सकता है। तो दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, ये सभी इन अपराधों के अभियोजन में न्यायालय उपधारित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। तो ये धारा 6 में जो भारतीय दंड संहिता है उसके उपबंधों का लागू होना इसमें वर्णित किया गया है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णतः क्या निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी के पूर्व जमानत, यानी इसमें गिरफ्तारी होनी ही होनी है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है धारा 18 में, यानी इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो किस रैंक से कम नहीं होगा? उप अधीक्षक, यानी उप पुलिस अधीक्षक डिप्टी एसपी रैंक से कम का अधिकारी नहीं होगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत जांच करेगा। वे शक्तियां जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई हैं, तो वो शक्तियां हैं दोस्तों, किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का समपहरण, ऐसे व्यक्तियों को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो, और ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का जो प्रयोग है ये नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन क्या है? तो मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करना इस विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किस धारा में किया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत। और सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार PEA से पेशा कानून को 1966 में अधिनियमित किया, और उसके उद्देश्यों के रूप में क्या है? तो पहला है स्वशासन प्रदान करना, दूसरा है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, और तीसरा है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार के संबंध में सही क्या है? तो ये एक विधिक अधिकार है दोस्तों, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से क्या संबंधित है? नमित शर्मा बनाम भारत संघ सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन कारण से है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ये कथन है। कारण है, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक की यात्रा करनी है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच इस अधिनियम का उद्देश्य है। इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। ये है मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो भी आवेदक है किसी सरकारी प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसका कारण अवश्य बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पारस्परिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम सभा। ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ग्राम सभा उत्तरदायी होती है। एक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 है। ये भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित किए गए थे। तो ये दोस्तों स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, इसी के अधीन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम भारतीय संविधान में प्रावधानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था।
अब आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान में स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ये 31 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। और सही कथन आपको बताने हैं, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। अगला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। और तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है? तो ये है संसद। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? किसे पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये 65 वर्ष है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद द्वारा। और देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पहला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और दूसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? तो दोस्तों, न्यायालय के किसी सत्र के लिए जब न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, जो मंडल बनता है उसकी संख्या अन्य न्यायाधीशों की संख्या 4 होती है, यानी कुल संख्या 5 होती है। तो अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये संख्या दोस्तों 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में क्या आता है? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो ये गोलकनाथ केस में बनी थी। और उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया था? तो ये था दोस्तों केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का संविधान यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो दिया था। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। ये था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य केस में। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है, कुछ केस हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय हैं। तो इंदिरा साहनीवाद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत या मलाईदार परत या क्रीमी लेयर का प्रावधान इंदिरा साहनीवाद में हुआ था।
विशाखाबाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण से संबंधित है। और मेनका गांधीवाद में अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। ये जो मामला है इन संबंधित केसों में रहा था। अगला प्रश्न है, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से क्या संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन क्या है? तो दोस्तों यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सभी रखता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में कहाँ दाखिल की जा सकती है? तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन के लिए अधिकृत कौन करता है? तो ये अनुच्छेद 137 है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और USA यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, तो वो संशोधन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार क्या है? तो ये है विधि का शासन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत के संविधान का संरक्षक या कस्टोडियन कौन है? तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। और उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो वो राष्ट्रपति को है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को एक निर्देश देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये संसद को दिया गया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों जो परामर्शी अधिकारिता होती है, इस शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227, इन सभी को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा या संस्थागत ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए? तो वो 10 वर्ष का। और अगला है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखूँगा और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? तो दोस्तों ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या आता है? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन और किसी भी
देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसे है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत अधिकरण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है, अनुच्छेद 355 को। और अगला प्रश्न है, सही कथन बताना है आपको। तो न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो ये सही कथन है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता या जनहित वादों की शुरुआत है उसमें वी.आर. कृष्ण अय्यर का नाम प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो वो है न्यायिक व्याख्या या न्यायिक निर्वचन। ये संविधान में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का आधार है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या होता है? तो दोस्तों इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का एक जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है। इसको ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात। अगला प्रश्न है, TDSAT के निर्णयों को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो केवल सुप्रीम कोर्ट में। TDSAT के निर्णयों को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, तो जनहित याचिकाओं की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। PIL क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या इसे जनहित याचिका भी कहा जाता है। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? तो दोस्तों लोकहितवाद मुकदमों की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। और भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? ये जनहित याचिका से संबंधित है। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वह न्यायालय कौन सा है? तो यह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। एक पिंजराबंद तोता CBI को उच्चतम न्यायालय ने एक पिंजराबंद तोता किस केस में कहा है? कोयला आवंटन घोटालावाद में उच्चतम न्यायालय ने CBI या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक पिंजराबंद तोता कहा है। अब आइए देखते हैं राज्यपाल से संबंधित बनने वाले प्रमुख प्रश्न। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो कुल मिलाकर इसीलिए राज्यपाल के निर्वाचन के प्रावधानों की योजना को संसद में छोड़ दिया गया था, संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो पहला है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अधीन। और राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल है। दोस्तों जैसे केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के एक राज्य के राज्यपाल के संबंधित कथन सही है? तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये दोनों ही कथन राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही हैं।
अब आइए देखते हैं राज्यपाल के संबंध में सही कथन। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ये सभी राज्यपाल के संबंध में सही कथन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। भारतीय राज्यपाल के संबंध में सही क्या है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और सामान्यतः वह 5 वर्ष तक कार्य करता है, 5 वर्ष तक या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। इसके अलावा एक सही कथन है कि भारत में संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। अगला प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को दी जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते कितने होंगे? तो उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधिकार शक्तियाँ कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये सभी राज्य के राज्यपाल द्वारा उनको प्राप्त विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। और राज्यपालों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है और उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। ये सभी राज्यपालों के संदर्भ में सही कथन हैं। अब आइए देखते हैं कथन और कारण से संबंधित प्रश्न। कथन है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर कौन बना रह सकता है? वो है राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा तक ही निर्भर होता है। भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थीं। और प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू की स्मृति में। और राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था ये रघुकुल तिलक थे। ये राजस्थान के राज्यपाल थे जिन्हें कि इनके पद से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न राज्य विधानमंडलों से संबंधित है दोस्तों। मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही कौन कौन से हैं? तो ये है कि यह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। दूसरा है विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और तीसरा है उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सा सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राज्य विधानमंडलों से। तो वो है भारत में राज्य विधायिकाओं या स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है?
विधानपालिका परिषद ये राज्य विधान पालिकाओं या जो राज्य विधानमंडल हैं उनका उच्च सदन होता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है तो ये 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है। राज्य में धन विधेयक या मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है तो वो केवल विधानसभा में। उस राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक या मनी बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है बिना उस राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 171 के अंतर्गत। और राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसके रद्द करने से संबंधित सही विधि क्या है? ये है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसको रद्द किया जा सकता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 169 में है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषदों के बारे में कहा जा सकता है कि इनको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। और राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो यह एक अस्थायी सदन होता है, यह भंग नहीं किया जा सकता है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 170 में भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये है सिक्किम। और भारत के किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये 500 सदस्य हो सकते हैं भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता कौन है? तो ये होता है राज्यपाल। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 25 वर्ष। और किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग करना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। और विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर अपने पद पर बना रहता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक। अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। और राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों राज्य की विधानसभाओं के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है।
अब आइए देखते हैं सही कथन। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, तो ये सही कथन है। भारत में एकमात्र राज्य जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है वो ये है गोवा। गोवा राज्य में सामान्य सिविल संहिता लागू की गई है। वर्ष 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं। तो दोस्तों 1956 में 5 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभाएं थीं। विधानसभा और विधान परिषद यानी द्विसदनीय विधानमंडल 1956 में 5 राज्यों में था। अगला प्रश्न कथन से सही कथन से संबंधित है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही कथन है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब आइए देखते हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उनके कार्यों और प्रशासन संबंधी विनिश्चय जो है वो राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करते हैं। और तीसरा है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने तक परिषद के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के दायित्वों को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, तो ये है अनुच्छेद 167। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती थी, तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर राज्य था पहले उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 के तहत, वो अनुच्छेद अब समाप्त कर दिया गया है। तो यदि पूछता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जो कार्यावधि होती थी वो 6 वर्ष की होती थी। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ नियुक्त की गई थी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में श्रीमती सुचिता कृपलानी किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम 1965 में सदरे रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का जो 6ठा संशोधन हुआ था उसके तहत वहाँ पे जो सदरे रियासत पदनाम था उसको 1965 में राज्यपाल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती हैं तो कौन कौन। राज्य विधानसभा निर्वाचन में जो राज्य विधानसभाएं हैं वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में और राज्य के विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती हैं। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है, तो किसी भी राज्य का विधानमंडल जो होता है वो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। सही कथन बताना है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही कथन है। अब आइए देखते हैं उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट से संबंधित प्रमुख प्रश्न। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं ये राज्य की समेकित निधि द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो ये 62 वर्ष होती है। और सही कथन बताना है दोस्तों तो ये है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का एक उच्च न्यायालय है। ये दोनों सही कथन हैं। अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 और जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है, वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है
उस पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है बम्बई उच्च न्यायालय। और मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम हैं। दूसरा बम्बई उच्च न्यायालय है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा हैं। तीसरा है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जिसके अंतर्गत पंजाब और हरियाणा हैं। और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय हो गए हैं। अब जो स्थिति है, अब केवल 3 ऐसे न्यायालय हैं संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर जिसके एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक बेंच कहाँ हैं? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। मुंबई उच्च न्यायालय की मूल पीठ बम्बई में और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंच हैं कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थीं, लेकिन मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के बाद अब 3 बेंच शेष रह गई हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3-3 बेंच हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में क्या आता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में मूल अधिकारों का संरक्षण आता है और एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। और उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? तो उस रिट याचिका को मैंडेमस कहा जाता है, जिसमें न्यायपालिका द्वारा जो जारी किया जाता है और कार्यपालिका या सरकार से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। अगला प्रश्न है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार क्या नहीं है? तो दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू क्या किया जाता है? तो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट जो होती है वो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। अगला प्रश्न है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है तो एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। अगला प्रश्न है, एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है तो इसे दोस्तों उत्प्रेषण कहा जाता है। उत्प्रेषण एक ऐसी रिट होती है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, कथन है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार के लिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है और कारण है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है वो सीमित है। कारण है, भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है।
तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन क्या है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये भी सही है। और दूसरा है भारतीय संविधान उधार की वस्तुओं का थैला है, तो ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से, तो कथन है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय या लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, वह किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये है स्वत्वाधिकार यानी टाइटल सूट का मुकदमा है, जो कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद निपटाया जा रहा था। अगला प्रश्न है सही कथन क्या है? तो सही कथन है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के ही समान है, ये सही कथन है। अगला प्रश्न है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और ये देखिए 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया। तो ये थे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट और इसका मानसपुत्र किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो मोबाइल कोर्ट है इसका मानसपुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो कितने दिन तक? ये है दोस्तों 3 माह तक। 3 माह तक किसी भी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक अधिकतम बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है विधि आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो HR खन्ना, न्यायमूर्ति HR खन्ना जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सही कथन है यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये था भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 4। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।